हाथों में लिस्ट लिए एसपी अनन्या सिंह अपनी बहन ललिता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी अनन्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। अनन्या एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, ललिता पर खिलेगा नहीं, इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर अनन्या ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे यह तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर रामलाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार अनन्या को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं, मैडम जी इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन अनन्या का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो रामलाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। अनन्या एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और रामलाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। अनन्या ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ी, एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे ललिता के लिए ही बनी थी। अनन्या के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। रामलाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। अनन्या ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी, जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उजड़ कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। अनन्या का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने रामलाल को दिखाते हुए कहा, भैया ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। रामलाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाएं, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। अनन्या का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह रामलाल को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब रामलाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही अनन्या के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी,
लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। रामलाल ने आंखें तरेर ली और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। अनन्या ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। रामलाल ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों बहुत बड़ी अफसर समझती हो? क्या खुद को तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं? चलो भागो यहां से। यह सुनते ही अनन्या ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। रामलाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। अनन्या के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हां कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। रामलाल को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे इसने तो पुलिस ही बुला ली। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें ललिता का चेहरा याद आया, उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की एसपी अनन्या थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा विक्रम सिंह और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा विक्रम सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। रामलाल दौड़कर दरोगा विक्रम सिंह के पास गया। उसने अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब यही है, वह औरत बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा विक्रम सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे अनन्या को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। अनन्या अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा विक्रम सिंह ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम, क्या तमाशा लगा रखा है? यहां अनन्या ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं अनन्या सिंह हूं। दरोगा विक्रम सिंह अकड़ते हुए बोला, अनन्या सिंह हो तो क्या हुआ, किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा विक्रम सिंह ने बीच में ही उनकी बात काट दी, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा विक्रम सिंह जोर से हंसा, हाँ पता है, अब सबकी मां बनोगी तुम? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ने लगा। अनन्या ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। ये देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगी और बोली, ये तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी रामलाल ने दरोगा विक्रम सिंह को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा विक्रम सिंह की जेब में खिसका दिए। साहब इसको उठा ले जाएं यहां से, उसने फुसफुसा कर कहा, यह हमारा धंधा खराब कर रही है, जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा विक्रम सिंह ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होंठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई।
रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। अनन्या अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर दरोगा विक्रम सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर अनन्या की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ लीं। अनन्या चौंक गई। यह क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। दरोगा विक्रम सिंह ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। रामलाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी अनन्या की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन न करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, रामलाल ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन एसपी अनन्या सिंह की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा विक्रम सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलग कर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोले और अनन्या को बाहर खींच कर निकाला गया। लेकिन अनन्या सिर्फ चुप थी, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा विक्रम सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा विक्रम सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा विक्रम सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन लड़की है? दरोगा विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। अनन्या ने एक आखिरी बार कोशिश की, मैं अनन्या सिंह हूं। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वो खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा विक्रम सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर अनन्या के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था राजेंद्र सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसकी जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। राजेंद्र सिंह ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे ये तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, ये कौन है, किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, दरोगा विक्रम सिंह साहब पकड़ लाए, कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी। राजेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी अनन्या ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के